नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पितृसत्ता के बारे में, जिसको आप पितृसत्तात्मक भी कह सकते हो या पुरुष प्रधान भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम सबकी लाइफ से भी रिलेटेड है। ठीक है, और हमेशा हमें इसका वन साइडर नहीं देखना चाहिए, हमेशा दोनों पक्ष देखने चाहिए कि इसके इफेक्ट महिलाओं पे क्या पड़ते हैं और पुरुष के ऊपर इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, चलिए। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है। ये जो व्यवस्था बनाई गई है समाज के द्वारा बनाई गई है, जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, यानी कि पुरुष को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है समाज में, यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो व्यक्ति है हाई प्रोफाइल के व्यक्ति हैं, स्पेशल व्यक्ति हैं। राजनीतिक, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान, संपत्ति का नियंत्रण की भूमिका में प्रबल होता है, यानी कि इनका वर्चस्व क्या होता है, इन सब एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। परिवार के क्षेत्र में पिता या अन्य पुरुष महिलाओं और बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, अधिकार जमाते हैं, यानी कि पूरा कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, चाहे वो वाइफ हो या बच्चे हों। ठीक है, ये सारी चीज़ें। महिलाओं पर पितृसत्ता के प्रभाव क्या पड़ते हैं। देखो, पितृसत्तात्मक समाज में ये माना जाता है कि पुरुष को घर के लिए पैसे कमा के लाने होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आदमी है वो घर से बाहर जाएगा और कमा के लाए, और औरत को घर और बच्चों को संभालने होते हैं। ठीक है, वही जो नॉर्मल सा है कि अगर एक लड़की है या चाहे कोई भी लेडीज़ है, ठीक है, उसका एक सिंपल सा पर्टिकुलर एरिया बांट दिया गया है कि आपको घर को संभालना है, ये रोटी कपड़ा ये सब काम करना है आपको, और बच्चों को संभालना है, संवारना है, ये सारी चीज़ें हैं। और लड़के के जो माता पिता हैं उसका भी पूरी तरीके से मतलब पूरा ध्यान आपको रखना है। पुरुष का केवल काम क्या है, जो बड़े जो भी फैसले होते हैं, कमाना, घर को नियंत्रित करना, घर को किस तरह बनाना है, ये सारे जो फैसले होते हैं, ठीक है, ये मतलब कि जो भी बड़े बड़े काम होते हैं वो पुरुष करते हैं। फिर सत्तात्मक सोसाइटी में महिलाओं के ओपिनियन को नहीं सुना जाता, यानी कि अगर इस समाज में महिला कोई अपना ओपिनियन दे रही है, ठीक है, तो उसकी कोई भी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, इग्नोर कर देते हैं उनकी बात को। उन्हें बोला जाता है कि उन्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी प्रकार का कोई उपदेश या कोई लेक्चर या कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके घर के मेन मेंबर कमा रहे हैं, यानी कि जो मैन है, जो पुरुष आदमी है, वही सब कुछ कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सोसाइटी में महिलाएं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती। ठीक है, अभी आपके सोशोलॉजी की बुक में भी ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छी महिला किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से सोचना कि जो किताबों में लिखा गया है वो कहाँ तक सही है। ठीक है, और ये वाला तुक आपको ऐसे नहीं मिल सकता, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मेंटलिटी वैसी ना हो, लेकिन आपके आसपास के जो लोग होंगे फिर आपको वो तर्क मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि किताबों में जो लिखा है वो ऐसे लिखा है कि ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है। ऐसी सोसाइटी में महिलाएं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती और ना ही खुद से कोई कदम उठा सकती है। वह अपनी मनपसंद से कुछ भी काम करना चाहें या कुछ स्पेशल बनाना चाहे, खाना चाहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या आदमी से पहले खाना खा लें, या आदमी से पहले सो जाएं, और या आदमी के उठने के बाद उठें, ये सब होता है। उनके पास अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं। ये वाला आज के टाइम में बहुत होता है। ये जो है रेप कल्चर भी इसी सोच से ही आया है। रेप कल्चर भी क्या है, इसी सोच से आया है। फिर सत्तात्मकता, जिसको हम इंग्लिश में ये बोलते हैं, ठीक है, फिर सत्तात्मकता के रहते मैरिटल रेप, मैरिटल का मतलब यहाँ पे जो शादीशुदा है, जैसे सीरियस क्राइम, सीरियस लिखा है यहाँ पे, सीरियस क्राइम को क्रिमिनल नहीं किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो बंदे मैरिड हो चुके हैं, ठीक है, उनकी शादी विवाह हो चुका है, ठीक है,
अब उनके जो भी आदमी है, पुरुष है, महिला के साथ किसी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध करता है, ठीक है, तो ये कोई रेप की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो ये बात तो चलो हम मान लेते कि किसी कोई लड़का है, लड़की है, ठीक है, ओके, इनकी शादी होती है तो शारीरिक संबंध भी होंगे, ठीक है, ओके, वो एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन इसमें हो सकता है कि ये जो पर्सन है कभी कभी इनका मन ना हो, सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है इसलिए, हो सकता है कभी मन ना हो, और जो पुरुष है क्या कर सकता है, हिंसक भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है, ओके, क्योंकि हर लेडीज़ का मंथ में पीरियड्स का भी समय होता है, प्रेगनेंसी वाला भी टाइम पीरियड होता है, और एक शरीर की कुछ ज़रूरतें भी होती हैं, ठीक है, आवश्यकता होती है कि थोड़ा आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, इन सब चीज़ों को भी आदमी क्या है कभी कभी नहीं समझता, सारे आदमी नहीं, कुछ आदमी जो नहीं समझते। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। इसमें वो बात कही गई है, कहने का मतलब है ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। कोई भी लड़का है वो ये सोच के भी चल सकता है कि वो एक लड़की है, मान लो जैसे कि मैं ही हूँ, मैं मान लो एक लड़की हूँ, मेरा नहीं है मन, ठीक है, मैं थोड़ा आराम चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्सली डाला जा रहा है कि नहीं 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 ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा, और मान लो मुझे कोई इंटरनली कुछ प्रॉब्लम भी हो चुकी है, ठीक है, इन सभी एक्टिविटी के चक्कर में फिर भी मुझे ये सब करना पड़ता है, तो क्या होगा, तो मेरे लिए एक मेंटली टॉर्चर ही तो है ये, ठीक है। तो ये सारी बात है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो मैं इसमें ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर रहा, ठीक है। और जो भी होता भाई दोनों की स्वयं सहमति से होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी लाइफ बनती है, ठीक है, ये एक अच्छी लाइफ बनती है जब दोनों की सहमति से हो जो भी हो रहा है, ओके। बस औरत को, ठीक है, औरत को ज़्यादातर लेडी लाइफ है, सॉरी, जैसे लेडीज़ रहती हैं, औरतों को ज़्यादातर लेडी लाइफ यानी सिर्फ लेडीज़ रहती हैं तरीके से रहने के लिए कहा जाता है, यानी कि जैसे लेडीज़ रहती हैं वैसी रहो। इसका मतलब है उन्हें बोला जाता है कि उन्हें सर झुका के चलना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, और सबसे आगे सबके आगे बढ़ के माफ़ी मांगनी चाहिए, और पता नहीं क्या क्या, मतलब ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू महिलाओं के ऊपर बोले जाते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू बोले जाते हैं। और हाँ भाई, कोई मेरी इस बात को बुरा मत मान जाना, ठीक है, कोई कहे शादी की है तो भाई नहीं ये सब तो हो रहे हैं, ठीक है, कुछ संतुष्टि तो होनी चाहिए, वो बात आपकी चलो ठीक है, लेकिन दोनों पक्ष का होना ज़रूरी है, ठीक है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। मेरी बात आई हो आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ रहे स्किप कर देना, वीडियो मत देखना, डिसलाइक कर देना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलो, स्ट्रीट हैरेसमेंट, ठीक है, स्ट्रीट हैरेसमेंट आपको पता है, गली नुक्कड़ के चौक पे लोंडे लफाड़े खड़े हो जाते हैं, ये भी उसका है स्ट्रीट हैरेसमेंट। ये भाई जो भी आसपास के लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। आप खुद अपने आप को उस पॉइंट ऑफ व्यू पर रख के देखो, जब एक कोई लड़की निकल रही है, मान लो आप लड़की हो, ठीक है, एक लड़की है अपने घर से निकल के स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन कहीं भी जा रही है, किसी भी काम से जा रही है, ठीक है, अब तुम यहाँ चार पर लफंडे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ से जा रही, तुम ऐसे गंदे गंदे भद्दा कमेंट उससे पास करो, वो अपने आप को इनसिक्योरिटी फील करेगी, वो घर आएगी फिर वो इनसिक्योरिटी फील करेगी तुम्हारी वजह से। फिर लड़कियों का ये क्या हो जाता है, एक रूटीन सा बन जाता है कि यार ऐसे लफंड रहे हैं, और इसी चक्कर में कुछ ऐसे मानसिकता के लोग गधे पैदा हो जाते हैं, क्या बताया। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी शिफ्ट ऐसे लोग होते हैं वो ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से हमारी बहनों को, हमारी माताओं को किसी प्रकार की कोई भी मानसिक तनाव का सामना करना पड़े। प्लीज़, ये बहुत ही गलत बात है, ओके। चलिए, ओके। हो सकता है कि कोई ये सोच सकता है कि हमारी कोई बहन नहीं, देखो हम इंडिया में रहते हैं, हमारे रिश्ते कितने बनते हैं, ठीक है, हो सकता है कोई किसी घर में एक ही लड़की किसी एक ही भाई होगी, लेकिन जब रिश्ते जुड़ते हैं ना जाने किसका भाई का भाई भाई लगाता है, किसी की मामी का भाई बहन, ये सब लगाते हैं, यानी कि हर किसी का कोई ना कोई भाई है, हर किसी का कोई ना कोई बहन भी है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट एवरीवन। चलो
चिट हैरेसमेंट का शिकार सबसे ज़्यादा महिलाएं ही होती हैं। उन्हें ये फील कराया जाता है कि वह चाहे कहीं भी जाएं, वह कहीं भी सेफ नहीं है और वो वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकती जैसी उन्हें पसंद है। ठीक है, ओके। तो मेरी बात को प्लीज़ आप लोग समझो, गलत मत समझो, लेकिन सकारात्मक तरीके से समझो। ठीक है, प्लीज़। चलिए, पसंद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्ता पुरुषों को ही उतना ही नुकसान पहुंचाती है जितना महिला। ठीक है, ये भी आप देखो, लड़का पक्ष भी देखो, पुरुषों को ये जो व्यवस्था है ना, ये सत्ता में ये सारी जो व्यवस्था है एकदम कैसे, इसका ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि एजुकेटेड लोग एजुकेटेड हों। और एजुकेटेड का मतलब है जो आपके पास बुक्स हैं उसको समझो। ठीक है, उसको समझो, उसका, ठीक है, और अपनी लाइफ में उसको ग्रहण करो। ठीक है, अपने दिमाग की बुद्धि में सही और गलत को उसको तोड़ो और अपने दिमाग में सकारात्मक पॉइंटों को उजागर करो। समझ आए? तभी आप लोग जो है क्या कर सकते हो, ठीक से एजुकेटेड हो सकते हो, सही और गलत में अंतर कर सकते हो और ये सारी व्यवस्था जो है ख़त्म हो सकती है। वो गलत मेंटालिटी जो है वो समाप्त हो सकती है, जो सब इक्वल हो जाएंगे। इसलिए बी एजुकेटेड। जो भी आपको किताबें मिली उनको अच्छे से पढ़ो, सिर्फ पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो। 12वीं तक पढ़ लिया आप लोगों ने जितना पढ़ना था, अब समझने के लिए पढ़ो। चलो, पुरुषों पर सत्ता के प्रभाव। ठीक है, अब ये हम व्यवस्था देखें। लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो स्ट्रांग है, उन्हें दर्द नहीं होता, और जो लड़का होता है वह मर्द नहीं होता। ठीक है, यानी कि हम बॉयज़ की लाइफ में जैसे देखा जाता है डोंट बी क्राई। अगर वो रो भी देता है, मतलब वो जैसे ट्यूशन है, स्कूल से अगर वो बाई चांस रो भी देता है तो आसपास की लड़कियां ही मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। लड़के तो मजाक उड़ाते हैं, लड़कियां भी शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो चाह के भी नहीं रो पाता, घुट घुट के भटकता ही रहता है। ये सब चीज़ें टॉक्सिक मस्कुलिटी में बदल जाती है और लड़कों को नहीं समझ आता कि वो अपनी भावनाएं कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, किसी ने सिखाया ही नहीं बचपन से कि हम अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करें। ओके, आखिरकार वो अपना गुस्सा औरत को उतार देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हमारे पास कुछ समझ नहीं आता हम अपना गुस्सा किसके ऊपर उतारें। तो किसी भी चीज़ पे निकल आता है, चाहे हम किस गाड़ी वाड़ी फोड़ देते हैं, अपनी ही गाड़ी फोड़ देते हैं, या अपने ही शरीर को नुकसान पहुँचा लेते हैं। ठीक है, जब कुछ ऐसा गलत कदम हम उठा लेते हैं फिर में, क्योंकि हम सही और गलत में उस टाइम जो लड़के होते हैं निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा बचपन से ही रूटीन ऐसा होता है। तो इस रूटीन को हमें समझने के लिए, रियलिटी को समझने के लिए हमें गुस्सा करना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को भी समझ पाएंगे और दूसरों को समझ पाएंगे। चलो, इस सोच के अनुसार लड़के कुकिंग नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि जो लड़के हैं खाना नहीं बना सकते, क्या बात है, इंडिया में सबसे बड़े लड़के हैं जो खाना बनाते हैं पसंद करते हैं। ठीक है, पिंक कलर पसंद नहीं कर सकते, मतलब ये सब बताया गया है। कहने का मतलब ये है, पहले से कह देते हैं कि तुम खाना नहीं बना सकते, पोछा नहीं लगा सकते, या तुम इस कलर को नहीं पहन सकते। ठीक है, तो ये सारी मेंटेलिटी है, पिंक तो लड़कियों का होता है, ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं ये सारा दोष ना आजकल सोशल मीडिया और फिल्मों का भी है, जहाँ पे ये शो किया जाता है कि बॉयज़ के क्या काम है और गर्ल्स के क्या काम है। कहीं ना कहीं इफेक्ट भी पड़ते हैं, और ये फिल्म्स का एग्जांपल है, आने वाली वीडियोस में भी आएगा, जहाँ पे अगर कोई लड़की कहती है मना तो उसका आंसर मना ही होता है। डजंट मीन कि वो ना का मतलब हाँ है। ये मिथ वाला एक क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में 110% आएगा। लेकिन इस मिथ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मिथ को समझना कि ये अफवाह होती है एक तरह की। इसका मतलब ये नहीं कि कोई लड़की ना करती, इसका मतलब वो हाँ ही होता है। और इसमें कहीं ना कहीं फिल्मों का भी दोष होता है। टेंशन ना, आपकी सोशोलॉजी किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़ना से। उसमें IPC की एक धारा भी बता रखी है कि कोई जब छेड़छाड़ी करता है तो उसके खिलाफ ये अपराध करा जा सकता है। चलो आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि लड़कों को कुकिंग ये सब सारी चीज़ें
फीमेल को आदर्श नहीं बना सकते, यानी कि हम लड़कियों को एक आदर्श, एक आइडियल के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रानी लक्ष्मीबाई हमारी आइडल है। ओलंपिक में बहुत सारी इस साल महिलाएं जीत के आई, वो सब हमारी आइडल हैं। ठीक है, चलो। हमारे घर की माताएं, हर बेटे की माँ उसके लिए एक आइडल से कम नहीं है, उसकी सिस्टर उसके लिए एक आइडल से कम नहीं है। ठीक है, तो ये है, ये कुछ लोग होते हैं जो ये सब कहते हैं। चलो, घर पे बैठकर बच्चों का ध्यान रखने का निर्णय नहीं ले सकते, ये बताया गया इसमें कि अगर कोई पुरुष है घर पे बैठकर बच्चों का ध्यान रखने का निर्णय नहीं ले सकते। आजकल आपने भी देखा होगा, कोई फादर होता है अपनी बेटी को कुछ समझाता तो डायरेक्टली नहीं समझाता, इनडायरेक्टली समझाता है कि अपनी वाइफ को कहता है कि आप अपनी बेटी को समझाओ, ऐसी ऐसी जो है फादर की मांग है। ओके, ये आपने देखा भी होगा नॉर्मली, ये सारी बातें। और अपनी सेंसिटिव साइड यानी संवेदनशील पक्ष ये नहीं दिखा पाता, यानी कि जो आदमी होता है कि किस तरह से स्नेह करता है वो भी नहीं दिखा पाता अपना बच्चे को। यही कारण है कि यहाँ वही कारण है कि मैन में वीमेन से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू देखे जाते हैं। ठीक है, वुमेन में इतने ज़्यादा मेंटल इशू नहीं होते जितने ज़्यादा मेंटल इशू एक बॉयज़ में होते हैं, मेंस में होते हैं, पुरुष में होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करते हैं वो बॉयज़ ही होते हैं। चलो, फिर सत्ता का विपरीत यहाँ पे महिलाओं का है। मातृतंत्र वह समाज होता है जिसमें महिलाओं का रूल होता है, या फिर कह सकते हैं कि मातृतंत्र समाज या सरकार का एक सिस्टम है जिसमें माता या परिवार की सबसे बड़ी महिला मुखिया होती है और वंश को फीमेल लाइन के माध्यम से जाना जाता है। चलो, एक ऐसी एक इमेज है ऐसी प्रतिसत्तात्मक को दिखाती है। चलो, हम प्रतिसत्ता के कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, हम प्रतिसत्ता से कैसे लड़ सकते हैं। चलो, अब समय आ गया है कि हम प्रतिसत्ता को ख़त्म करने के बारे में सोचें। ये तब हो सकता है जब हम लोगों को जेंडर की बेड़ियों से मुक्त करें और उन्हें अपनी ज़िंदगी और अपने तरीके से जीने दें। ठीक है, ये तब होगा जब हम लोगों को जेंडर के लेंस से नहीं बल्कि इंसान की तरह देखना शुरू करेंगे, यानी कि जब हम अपनी आँखों से सकारात्मक पर्दे की तरफ से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एक नेगेटिव पर्दा जब अपनी आँखों से निकाल देंगे, यानी कि देसी वर्ड में बोला जाए कि जब गंदी नज़रों से हम ना देखें, अच्छी नज़रों से देखें, जैसे हम अपनी बहन को, अपनी माता को देखते हैं और एक दोस्त को देखते हैं। जैसे हम बचपन में होते हैं, जब सारे बच्चे जो होते हैं साथ मिलकर खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, और वो खो खो वाला कुछ खेल होता था स्कूल में। जब बचपन में जब सारे लड़का लड़के एक साथ हैं, जिस नज़र से उसे हम देखते हैं एक दूसरे को, वैसे ही नज़र जब हम बड़े हो जाते हैं हर लड़की की तरफ वैसे ही हो जाना चाहिए। ठीक है, बस वो बात का सीन है कि वाइफ का, सिस्टर का, वो अलग सीन हो जाता है। लेकिन कोई अननोन भी लड़की है तो हमें उसे पॉजिटिव वे में ही देखना चाहिए। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हमें हमेशा सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तब होगा जब हम लोगों को अच्छी नज़र से देखेंगे। हमने अपने बच्चों पे उनके जेंडर की वजह से रिस्ट्रिक्शंस यानी कि पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए कि जैसे कोई लड़का है तो भाई चल के 10-11 बजे तक बाहर है, लड़की है तो भाई चल के 7 बजे 4 बजे तक घर आ जाएगी। ऐसा नहीं कि तेरे सभी जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सबके मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए घर में होता है ना लड़कियों के साथ, कि उनका फ़ोन भी चेकआउट हो जाता है और जितने भी उनके दोस्त के नंबर्स होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सबके कॉन्टैक्ट डेट्स उनके फ़ोन में शामिल रहते हैं। चलिए, और लड़के के घर में ज़्यादा ये भी होता है कि लड़की के जितने भी दोस्त होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको घर भी बुलाया जाता है कि मम्मी जो है ध्यान से देख ले कि कौन कौन किसकी सहेली है और कैसी सहेली है। चलिए, शायद ये हो सकता है शायद। चलिए, यानी कि क्या है, हमें अपने बच्चों पे जेंडर की पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, चाहिए कि तुम लड़के हो लड़की की तरह मत रहो, ये भी हमें नहीं कहना चाहिए। तुम लड़की हो लड़कों की तरह मत बात करो। और हमें बच्चों को सेंसिटिव बनाना होगा, यानी कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या कर सकें, अपनी फीलिंग को क्या करें, एक्सप्रेस कर सकें। आज के टाइम में खुद देख लो,
सोशल मीडिया पे आपके ना जाने थाउजेंड ऑफ फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, बट रियल लाइफ में कोई भी ऐसा बहुत कम दोस्त होंगे आपके पास जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हो, बहुत ही कम, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई दुख है या कोई बात है तो बिना हेजिटेशन के अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने कह सकें। और इसमें माँ बाप को भी ऐसे बनना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम को समझे, ये नहीं कि सीधा गुस्सा करना चाहिए, ये नहीं, समझना होगा, ओके। और इन सब का एक ही तरीका है कि अच्छे से पढ़ाई करें। चलो, उनको बताना हो कि दुनिया में सब लोग बराबर हैं, तो हमें सबको एक जैसा इज्जत देनी चाहिए, ठीक है, बी रिस्पेक्ट एवरीवन। भारत में महिला असमानता को समाप्त करने के प्रयास। चलिए, समाज की मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। 3 तलाक, हाजी अली जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। अब एजुकेशन के ऊपर भी लाइन इम्पोर्टेंस बढ़ाई जा रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इस लाइन में बढ़ते जा रहे हैं, ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है। और सिर्फ बेटी पढ़ाओ ये नारा नहीं होना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हो, तो साथ में ये पॉइंट ऑफ व्यू भी जोड़ो कि जब बेटी पढ़ के नौकरी के लिए जाए तो उसको इक्वलिटी मिले, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिले। कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से कुछ नहीं होता है। अगर बेटी को जो काम करना चाहती है तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट और उपयोगिता भी उसे मिलनी चाहिए, ठीक है। जब वो ग्रेजुएट हो गई है, ठीक है, पढ़ लिख लिया, 12वीं पास हो गई, ग्रेजुएट हो गई, MA कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो एक जॉब करना चाहती है तो उसके पास जॉब के ऑप्शन भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे देश में होना चाहिए। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी काफ़ी अच्छा है, जिससे हमारे देश में महिलाओं थोड़ी जागरूक हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। चलो, राजनीतिक प्रतिभा के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है। इसी परिणामस्वरूप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के राजनीतिक सशक्तिकरण, अगली क्लास में सशक्तिकरण का मतलब समझेंगे, जब तक आप सशक्तिकरण देखना क्या होता है, और भागीदारी नामक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी कि भारत की स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई है विश्व स्तर पर। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर 23% हो गई है, ठीक है, यानी कि 100 में से 23% महिलाएं, तो इसमें भारत विश्व में 69वें स्थान पर आता है, ठीक है। भारत में मैक्सिको कार्य योजना, ये कुछ योजनाएं हैं जहाँ पे भारत जो है काफ़ी आगे आया है, ठीक है। जैसे इन सब के बारे में आप क्या हो रीडिंग कर सकते हैं। जैसे अब आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना, ठीक है, जो भी काम हो रहा है, लिंग अनुपात, लड़कियों शैक्षिक नामांकन में प्रगति दिखती आ रही है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य केंद्रित योजना चलाई जा रही है। ये बहुत सारी ऐसी योजना है जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, और मैं मांग करता हूँ कि भाई पुरुष आयोग भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे महिला आयोग की स्थापना की गई है, उसी तरीके से पुरुष आयोग भी होना चाहिए। आपको भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जहाँ पर देखो समाज इक्वल है। जैसे सत्तात्मक हमने पढ़ा, जहाँ में महिलाओं के इफेक्ट पड़ते हैं वहीं पर बॉयज़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ते हैं। जिस तरह घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, उसी प्रकार से घरेलू हिंसा का सामना एक हस्बैंड को भी करना पड़ता है, ठीक है। तो एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं और दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। जैसे हेड टेल आता है, सिक्के को एकदम खड़ा कर दो तो दोनों पक्ष बराबर ही होंगे, इसलिए पुरुष आयोग भी होना चाहिए। और हमें सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। अगर आप किसी लड़के के प्रति हम मान लो किसी हम अगर बॉयज़ को खराब परेशान करते हैं तो उसका भी उस पर उसके दिमाग पे भी उतना ही असर पड़ता है जितना लड़के के ऊपर पड़ता है। तो हमें भी किसी लड़के को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए अगर हमें इतना परेशान करें इसीलिए हमारा भाई होता हमारा बाप होता तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बी इक्वल, हर किसी पे एक ही प्रभाव पड़ता है, ओके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर किसी कोई बात गलत लगी हो तो सॉरी, लेकिन आप पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से समझो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो अपने सेल्फ नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ। ये सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ आपको मिनट में ऐसे पढ़ा के निकाल दिया जाता है। अब जब तक बचपन से आप पढ़ते आए होंगे ये प्रजासत्तात्मक या महिला को ये राइट है, पुरुष से ये राइट है, लेकिन कभी आपने इस तरीके से सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अब 12वीं के बाद आपको चीज़ें समझाई जाती हैं। ठीक, चलिए बहुत वापस कर मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। सशस्त्रीकरण को देखेंगे और यूनिट ऑफ ये खत्म हो जाएगा।